सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम चैप्टर नंबर 23 टेस्टिंग कन्वेंशनल एप्लीकेशंस देख रहे हैं। एमबीटी या मॉडल बेस्ड टेस्टिंग ये कैसे होगा? पहले मैं बता दूं आपको कि ये जो मॉडल बेस्ड टेस्टिंग है ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मेथड है। इसका मतलब सिस्टम के अंदर की में जाने की जरूरत नहीं होती है और इसका जो बेस होगा वो होगा रिक्वायरमेंट मॉडल। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में या रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में जो हमने रिक्वायरमेंट मॉडल जनरेट किए हैं वही इसके बेसिस होंगे। अब एमबीटी यूज क्या करता है? आपको याद होगा कि जब हमने अलग अलग डायग्राम्स बनाए थे, यूज केस डायग्राम बनाए थे, सीक्वेंस डायग्राम बनाए थे, तो यहां पर यूएमएल स्टेट डायग्राम्स भी बनाए थे। मॉडल बेस्ड टेस्टिंग में हम यूएमएल के स्टेट डायग्राम्स को यूज करते हैं, जो बिहेवियरल मॉडल का एक एलिमेंट है, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें करते क्या है कि हम मॉडल क्रिएट करते हैं। मॉडल एक्चुअल चीज नहीं क्रिएट करते हैं, जो स्टेट डायग्राम में दिया हुआ है उस तरीके से एक मॉडल क्रिएट करते हैं। मान लीजिए आपका एक वेब पेज है और वेब पेज में आप कहते हैं कि भाई हम जैसे ही यहां पर एक चीज क्लिक करेंगे तो यहां दो और हमारे पास ये कहें कि लिंक आ जाए या ये कहें कि ये हट जाए और ये दोनों आ जाए, तो हमको इसको मॉडल करना पड़ेगा। इसको मॉडल करने के लिए हमारे पास इनपुट होगा स्टेट डायग्राम। जैसे यहां पर देखिए एक ये हमने मॉडल बनाया। अब हम कहां जा रहे हैं? मान लीजिए वेब पेज की बात हो रही है, तो हम किस पेज पे जा रहे हैं, किस सेक्शन पे जा रहे हैं, क्योंकि एक पेज में कई सारे सेक्शन हो सकते हैं। अब इस पेज पर हम सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे जा सकते हैं। हो सकता है कि हम सीधा यहां से नेविगेट कर दें 2 पे और फिर हम अलग सेक्शन पे जाएं। हो सकता है कि सीधा हम 3 पे चले जाएं। हो सकता है कि हम सेक्शन 6 पे सीधा चले जाएं, सेक्शन 5 पे ना जाएं। तो ये अलग अलग सिनेरियो बन सकते हैं और ये हमको स्टेट डायग्राम बताएगा, क्योंकि मॉडल बेस्ड टेस्टिंग का मतलब ये है कि कैसे आप कोई चीज करेंगे तो वो फोर्स होगी चेंज होने में। तो पहले हम एमबीटी में हमारे कुछ स्टेप्स है। हम ये कोशिश करेंगे कि जो बिहेवियरल मॉडल है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अलग अलग यूएमएल डायग्राम्स में बिहेवियरल मॉडल्स में कुछ डायग्राम्स आते हैं। अब या तो हम बिहेवियरल मॉडल हमारे पास बना हो या फिर हम इसे बनाएंगे। अगर आपको एमबीटी करनी है तो आपको ये बिहेवियरल मॉडल्स चाहिए ही चाहिए और वो यूएमएल में बन जाते हैं। तो बिहेवियरल मॉडल आपको ये बताएंगे कि कैसे जो ये सॉफ्टवेयर है, अगर इसमें कोई बाहर का इवेंट आता है, कोई स्टिमुलस आता है, तो कैसे ये अपना स्टेट चेंज करेगा, कैसे ये अपना बिहेवियर चेंज करेगा। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं इस मॉडल को बनाने का तरीका क्या है। आपको करना क्या है, जितने भी यूज केस हैं वो आपको समझने हैं ताकि आप इसके इंटरेक्शन समझ सकें या कहें सीक्वेंस ऑफ इंटरेक्शन समझ सकें सिस्टम के अंदर कि किसके बाद क्या होने वाला है। आपको ये देखना है कि एक जैसे मान लीजिए ये सीक्वेंस है और यहां पर आपने कहा कि भाई यहां पर हम कुछ एक्सटर्नल इवेंट देंगे तो ये चेंज हो जाएगा या ये इसमें परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सीक्वेंस बनाने हैं हर एक यूज केस के। तो आपको स्टेट डायग्राम बनाना है, सीक्वेंस डायग्राम बनाना है। वैसे अगर आप स्टेट डायग्राम बना लेते हैं तो वो बिहेवियरल मॉडल में ही आता है और वो आपका एज अ इनपुट लेंगे। तो सीक्वेंस तो आप बनाएंगे, उससे आपको स्टेट डायग्राम जरूर बनाना है और स्टेट डायग्राम जो सिस्टम का बनेगा वही आपका बिहेवियरल मॉडल है जो हम यूज करेंगे। और फिर आपको देखना है कि जो आपने बनाया है वो सही है या कंसिस्टेंट है कि नहीं, क्योंकि वही मॉडल बेस्ड टेस्टिंग का बेस होगा। फिर हम क्या करेंगे कि जो बिहेवियरल मॉडल है, एक बार आपने सीक्वेंस डायग्राम बना दिया ना और ये स्टेट डायग्राम बना दिया, मैंने आपसे कहा कि बार बार स्टेट डायग्राम इसका इनपुट होगा। एक बार जब स्टेट डायग्राम बन जाता है तब आप क्या करेंगे कि अलग अलग इनपुट के हिसाब से या फिर कहें इनपुट डिसाइड करेंगे जो सॉफ्टवेयर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाएगा, यानी कि उसका बिहेवियर चेंज करेगा। अब हम ये देखेंगे कि कौन से हमारे रिजल्ट आने हैं। अगर मान लीजिए a = 1 है, एग्जांपल दे रहा हूं, और a = 2 आना चाहिए इस स्टेट 1 में और स्टेट 2 में। अगर आप देख रहे हैं कि ये नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हर एक इनपुट के लिए जो आपने 2 में किया, आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट आपको देखना है, आपको बताना है कि भाई ये आना है। फिर जब हम टेस्ट करेंगे तब आप चाहे मैन्युअली करें चाहे टेस्ट स्क्रिप्ट यूज करें, आपको ये देखना है कि जो रिजल्ट आ रहा है
जो हमने एक्सपेक्टेड कहा था और जो एक्चुअल आ रहा है उसमें कुछ अंतर तो नहीं है, और अगर अंतर है तो इसका मतलब यह है कि आपको इसको ठीक करना पड़ेगा। तो MBT जो मेन चीज आपको इसमें समझनी है, इतनी देर से जो मैंने बताया उसमें एक चीज समझनी है कि ये सॉफ्टवेयर बिहेवियर के लिए होता है, और खास तौर पे जब हम इवेंट, बाहर के इवेंट या इंटरनल इवेंट आते हैं और उस हिसाब से सॉफ्टवेयर कैसे परिवर्तित होता है, तो ये इवेंट ड्रिवन एप्लीकेशन जो होते हैं उनके लिए MBT मॉडल बेस्ड टेस्टिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है। टेस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन एंड हेल्प फैसिलिटीज। अभी तक जितनी भी हमने बात की कि भाई हमारे पास एक कोड है या फिर एल्गोरिथम है, फ्लो चार्ट है, उससे हमने सारी चीजें डिवाइस की, फिर हमने उसको टेस्ट किया। टेस्ट करने के लिए ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, तमाम तरीके की टेस्टिंग हमने, परफॉर्मेंस, सेंसिटिविटी, सैनिटी, तमाम तरीके की टेस्टिंग देखी। लेकिन सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या है? सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन ये कहती है कि वो कोड तो है ही, साथ में सारे डिलीवरेबल्स भी हैं। सारे डिलीवरेबल्स हैं। डिलीवरेबल्स में क्या आते हैं? सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आप रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कहें, चाहे आप सॉफ्टवेयर डिजाइन कहें, चाहे आप जितने भी और साथ में वर्क प्रोडक्ट कहें, और जब फाइनल आप जब काम करते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी होता है। डॉक्यूमेंटेशन में जैसे आपका यूजर मैनुअल हो गया, या फिर आपका कंपाइलेशन गाइड हो गई, या फिर आपकी हेल्प फैसिलिटीज, यूजर मैनुअल हेल्प फैसिलिटीज हो गई, या फिर कोई एरर आती है, एरर का कोई आपने कोडिंग दे रखी है। ये सब जो डॉक्यूमेंट हैं इनकी टेस्टिंग करना उतना ही आवश्यक है जितना कि ये टेस्टिंग आप कर रहे हैं कोड की। मान लीजिए आपका यूजर गाइड है या ऑनलाइन हेल्प है, अगर ये आपकी मदद ही नहीं कर रहा है, आप यूजर हैं, यूज करना चाहते हैं और ये आपकी मदद नहीं कर रहा है, तो आप कितना दुखी होंगे, कितना आपको फ्रस्ट्रेशन होगा। तो किसी भी सॉफ्टवेयर टेस्ट प्लान में डॉक्यूमेंटेशन की या कागजात की या जो भी डॉक्यूमेंट जनरेट किए हैं उसकी टेस्टिंग बहुत जरूरी है। तो डॉक्यूमेंटेशन की टेस्टिंग 2 फेजेस में होती है। सबसे पहले क्या होगा कि जब डॉक्यूमेंट आएगा तो उसका आप टेक्निकल रिव्यू करेंगे। अरे भाई ये तो इंग्लिश ठीक नहीं है, यहाँ सेमीकोलन क्यों लगा दिया, आज इसके बाद कॉमा लगना चाहिए, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए, ये जो शब्द गलत है, ये शब्द तो इसके साथ जुड़ नहीं रहा है। तो जो एडिटोरियल क्लैरिटी, ताकि एक नाइव को, एक नोवाइस यूजर को समझ में आ जाए, उसके लिए टेक्निकल रिव्यू किया जाता है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये एक्चुअल प्रोग्राम है और मान लीजिए हमारे पास ये एक इंस्टॉलेशन गाइड आपने बनाई है। मैं आपकी यूजर मैनुअल सबसे अच्छा एग्जांपल है, लेकिन हम दोनों को लेके चलते हैं। यूजर मैनुअल सबसे बेहतरीन है, यूजर मैनुअल है, इंस्टॉलेशन गाइड है। अब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने चले और उस डॉक्यूमेंट का यूज कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इस डॉक्यूमेंट से तो आप इंस्टॉल कर ही नहीं पा रहे, या आप कहीं फंस गए और आपने यूजर मैनुअल को लिया और आप देख रहे हैं यूजर मैनुअल में जो चीज दी है वो तो आपके एक्चुअल सिनेरियो में मैच ही नहीं कर रही है। ओके, तो लाइव टेस्ट आप करते हैं। तो बहुत सारे लाइव टेस्ट ऐसे हैं जिसमें आप समझ लीजिए ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे अगर आपको एक प्रोग्राम का यूज इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से करना है तो आप ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग कर सकते हैं। ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है। अगर आप ये चाहते हैं कि भाई हम क्या करें और क्या ना करें, है ना, तो उसके लिए हम इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग कर सकते हैं या फिर बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस कर सकते हैं। ये भी मैं आपको समझा चुका हूं कि कौन सा इनपुट देना है, कौन सा इनपुट नहीं देना है, कौन सा डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट करना है, कौन सा नहीं करना है, ये आप कर सकते हैं। MBT मॉडल बेस्ड टेस्टिंग आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो एक्चुअल बिहेवियर है आपके सॉफ्टवेयर का और जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, जो एक्चुअल सिनेरियो में आपका आ रहा है, क्या उसमें अंतर है? तो इसके लिए आप MBT यूज कर सकते हैं, मॉडल बेस्ड टेस्टिंग यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, टेस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन की उतनी ही जरूरी है जितनी और वर्क प्रोडक्ट की टेस्टिंग जरूरी है। टेस्टिंग फॉर रियल टाइम सिस्टम्स। अब पहले आपको समझना होगा रियल टाइम सिस्टम क्या होता है। रियल टाइम सिस्टम वो होता है जिसमें RTS है, या आप इसको ऑपरेटिंग सिस्टम में RTOS कहते हैं। यहां पर जो टाइम कंस्ट्रेंट है वो बड़े रिजिड है। इसका मतलब हमने कहा 1 मिलीसेकंड में होना है तो 1 मिलीसेकंड में ही होना चाहिए। आप फ्लाइट के बारे में बात कर लीजिए, आप ऑटो ड्राइव जो कार्स हैं उनके बारे में बात कर लीजिए,
माइक्रोसेकंड मिलीसेकंड का भी अंतर फैटल एक्सीडेंट क्रिएट कर सकता है। इसीलिए रियल टाइम सिस्टम्स बनते हैं। माइक्रोवेव में आप 30 सेकंड सिलेक्ट करते हैं तो 30 सेकंड बाद माइक्रोवेव अपने आप बंद हो जाता है। तो रियल टाइम सिस्टम है, तो इसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आप दोनों ही यूज कर रहे हैं। और इसमें जो भी चीज, जैसे मान लीजिए 30 सेकंड का आपने लगा दिया और उसके बाद या तो कुछ और बटन क्लिक कर दी या फिर दरवाजे को खोल दिया माइक्रोवेव ओवन के, तो इंटरप्ट हो गया। तो आपके रियल टाइम सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसमें इंटरप्ट्स आएंगे। तो इंटरप्ट क्या होते हैं? इंटरप्ट का मतलब ये होता है कि जो अलग अलग इनपुट्स आ रहे हैं, अलग अलग इनपुट्स आ रहे हैं, जब आप कुछ काम कर रहे हैं तो इनपुट आते हैं। अब इंटरप्ट कह सकते हैं, इनपुट आ सकते हैं। इंटरप्ट कई बार क्या होता है कि प्रीएम्प्टिव होते हैं, नॉन प्रीएम्प्टिव होते हैं। जैसे सीपीयू शेड्यूलिंग हो रही है, आप हार्डवेयर के बारे में बात करें तो कई इंटरप्ट ऐसे होते हैं जिसमें सीपीयू रुक जाएगा, कई इसमें वो इसको दरकिनार कर देगा, थोड़ी देर के लिए रोकेगा कि भाई रुक जाओ, मैं पहले अपना काम कंप्लीट कर लूं। इंटरप्ट हमारे, अभी मैं आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगा। यहां पर जो रियल टाइम सिस्टम होते हैं वो सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम्स होते हैं और हार्ड रियल टाइम सिस्टम होते हैं। यहां पर थोड़ी बहुत गलती चलती है, यहां गलतियां बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जो आपके जितने भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम है। जो फ्लाइट वगैरह में लगते हैं, जहां पर जान जिंदगी इंपॉर्टेंट है, वहां पर हार्ड रियल टाइम सिस्टम लगता है। तो जो टाइम डिपेंडेंट है, एसिंक्रोनस, कभी भी कुछ भी आ सकता है। टाइम डिपेंडेंट तो है, मतलब टाइम बहुत बड़ा इसमें कंस्ट्रेंट है, कभी भी कुछ भी आ सकता है। जो रियल टाइम एप्लीकेशन है उसमें, यहां पर हम जब टेस्टिंग करेंगे रियल टाइम सिस्टम की, तो एक नया आयाम आ गया है, समय, टाइम चेक करना है। तो टेस्ट केस डिजाइनर जो भी कन्वेंशनल टेस्ट केसेस है वो तो बनाएगा ही बनाएगा, है ना। साथ में जो इंटरप्ट आ रहे हैं बीच बीच में, वो आते ही रहेंगे। डेटा की टाइमिंग क्या है? आप काम एक साथ 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, पैरेललिज्म ऑफ टास्क, प्रोसेसेस, इसको ध्यान में देना होगा जब हम टेस्ट केस डिजाइन करेंगे। तो टेस्ट डेटा रियल टाइम सिस्टम में जब एक स्टेट में है, मान लीजिए आपका ये आपने टेस्ट डेटा जनरेट किया, अब रियल टाइम सिस्टम एक स्टेट में है ना। हो सकता है यही टेस्ट डेटा जब ये स्टेट चेंज कर दी, स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है, यही टेस्ट डेटा इस पे काम ना करे। यही हमको चेक करना होगा रियल टाइम सिस्टम में। एक चीज और बता देता हूं आपको कि इसमें डिफिकल्टीज क्या है। एक तो टाइम कंस्ट्रेंट मैंने बता दिया आपको, और कन्वेंशनल मेथड सारे इसमें एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे क्योंकि टाइम का कंस्ट्रेंट है। कभी कभी आपके ये जो मैंने बताया अनप्रेडिक्टेबल आउटकम्स आ जाते हैं सेम डेटा के लिए। अब आप एग्जांपल के तहत समझिए, ये रियल टाइम सॉफ्टवेयर है जो एक फोटोकॉपी को कंट्रोल कर रहा है ना। अब मशीन कंट्रोलर, ये जो साहब खड़े हैं, ये इसके कंट्रोल की, जैसे मान लीजिए रीसेट हो गया या फिर वो कह रहे हैं डार्क कर दो यार। अब इसको जब वो क्लिक करते हैं तो आराम से कॉपी निकल के आ रही है ना। मतलब अभी कॉपिंग स्टेट में है, आप ध्यान रखिएगा, स्टेट चेंज हो रहा है, अभी कॉपिंग स्टेट में है, ये फोटोकॉपीज निकल रही है। अब मान लीजिए यहां पर जो इनपुट, या इसे ही हम इंटरप्ट कह रहे हैं, ये जो इन्होंने रीसेट दबा दिया या डार्क दबा दिया, ये इंटरप्ट है। मान लीजिए ये कागज फंस जाता है अंदर, है ना, इसको हम कहेंगे जैम स्टेट। अब यहां पर जैसे ही जो कॉपिंग स्टेट में वो ये रीसेट डार्कन कर रहे हैं तब तो चलता है, लेकिन जैम स्टेट में अगर रीसेट और डार्कन करेंगे तब क्या होगा? तो ये जो डायग्नोस्टिक है, इसमें तो एक कोड आने लगेगा, एरर 003 करके कुछ ऐसा कुछ एरर आने लगेगा। तो ये प्रॉब्लम जो मैं बता रहा हूं आपको, ये चीज आपको चेक करनी है, किस समय क्या होना चाहिए, है ना। तो सॉफ्टवेयर टेस्ट, इसको ये भी समझना होगा कि जब भी हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करेंगे रियल टाइम सिस्टम में, क्योंकि रियल टाइम सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, तो अगर हार्डवेयर फेलियर हो जाता है तब क्या होगा? तो 4 स्टेप स्ट्रेटेजी है रियल टाइम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अगर आप करना चाहते हैं तो 4 कदम आपके हैं। पहला है टास्क टेस्टिंग। हर एक काम को आपको इंडिपेंडेंटली टेस्ट करना है। अब इसमें बेहतरीन बात यह है कि जो कन्वेंशनल तरीके जो हम अभी तक सीखते आए हैं वो हम इसमें लगा देंगे, लॉजिक देख लेंगे, फंक्शनिंग देख लेंगे, लेकिन टाइमिंग और बिहेवियर नहीं देख पाएंगे। इसमें कन्वेंशनल टेस्टिंग इसमें नहीं चल पाती है। अब आते हैं हम, क्योंकि टाइमिंग और बिहेवियर नहीं कर पाए, तो बिहेवियरल टेस्टिंग पे आते हैं।
अब हम क्या करेंगे, यहां पर मॉडल क्रिएट करेंगे। कई सारे ऐसे मॉडल ऑटोमेटेड टूल्स है, NXC वगैरह, उससे हम ये एक्जी नहीं वगैरह, उससे हम ये मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने मॉडल बना के सिमुलेट करेंगे कि ऐसा बिहेवियर होगा या ऐसा होगा तो क्या होगा, और जब हम इस पे एक एक्सटर्नल इवेंट देंगे तब देखेंगे कि रिजल्ट क्या आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग हम करते हैं, तो इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग में जो भी इवेंट्स है, चाहे इंटरप्ट आ रहे हो, कंट्रोल सिग्नल आ रहे हो, यहां पर ये इंटरप्ट भी है, यहां से कंट्रोल सिग्नल्स भी आ रहे होंगे, उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि सारे के सारे इंटरप्ट एक जगह पे आ जाए, सारे के सारे कंट्रोल सिग्नल एक जगह पे आ जाए। इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग का उपयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल कैसे देंगे इसके, जो इवेंट्स है फोटोकॉपियर के, उसमें यूजर का इनपुट आ सकता है, जैसे रीसेट काउंटर, वो रीसेट काउंटर कर सकता है। मैकेनिकल इंटरप्ट्स आएंगे जो अंदर से आएंगे, वो तो यूजर नहीं कर रहा है, जैसे पेपर जैम हो गया, या सिस्टर इंटरप्ट, जैसे टोनर इसका लो हुआ या इसकी इंक खत्म हुई, वो आपको बताने लगेगा। फेलियर मोड्स कि भाई लो, जो अंदर रोलर है वो हीटेड हो गया है, ओवर हीटेड हो गया है। ये सारे के सारे जो मैं आपसे कह रहा हूं, वो आप इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग कर सकते हैं, और आपको हर एक इवेंट को इंडिविजुअली टेस्ट करना पड़ेगा। इंटर टास्क टेस्टिंग। अब यहां पर होता है कि आपने क्या किया, मैंने कहा ना आपको हर एक इंडिविजुअल टास्क को टेस्ट करना पड़ेगा। एक बार आपने इसके एरर निकाल लिए, ये एक आपका टास्क 1 था, और इसका जो बिहेवियर था या फिर इसके जो एरर थे निकाल लिए। अब हम जाएंगे टाइम पे। अब टाइम रिलेटेड क्या एरर आएगी, रियल टाइम सिस्टम में असली चीज तो ये टाइम ही है ना। तो एसिंक्रोनस टास्क, एसिंक्रोनस का मतलब यह है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब आप मुझसे बात कर सकते हैं, तीसरा आदमी कभी भी मुझसे बात कर सकता है। ऐसे नहीं कि जब मैं बोलूंगा तो आप चुप रहेंगे और जब आप बोलेंगे तो मैं चुप रहूंगा। एसिंक्रोनस टास्क का मतलब ये होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि जो ये टास्क एक चेक कर लिया, ये टास्क एक चेक कर लिया, अब इनके बीच में जो डेटा रेट है, प्रोसेसिंग लोड जो हम डाल रहे हैं, वो सब हम चेक करेंगे, ताकि आपस में इनके टाइमिंग के हिसाब से डेटा रेट, प्रोसेसिंग लोड, ताकि आपस में कोई सिंक्रोनाइजेशन एरर ना हो। ओके, अगर मान लीजिए ये जो बात कर रहे हैं इसमें, ये मान लीजिए कोई डेटा स्टोर का यूज कर रहे हैं, या कोई मैसेज क्यू बना रहे हैं कि पहले इससे मैसेज यहां जाएगा और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से ये मैसेज इस पे चला जाएगा, ऐसे पहले ये जाएगा फिर ये जाएगा, लीफो फीफो जो भी ये यूज करता है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसका साइज घटा सकते हैं, इसका साइज बढ़ा सकते हैं, इसका साइज घटा सकते हैं। तो इससे हमको क्या होगा कि साइजिंग का भी पता चल जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा यूज होता है। सिस्टम टेस्टिंग। अब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आपने इंक्लूड कर दिए, रियल टाइम सिस्टम में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों है। तो यहां पर जब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को आपने इंटीग्रेट कर दिया, तो अब इसके ऊपर आपको सिस्टम टेस्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपको इंटरफेसिंग की प्रॉब्लम देखनी है। अब रियल टाइम सिस्टम में सबसे बड़ी चीज आती है सिस्टम के इंटरप्ट। क्या चीज है, सिस्टम के इंटरप्ट। तो जब ये सिस्टम के इंटरप्ट आएंगे, तो कैसे बूलियन इवेंट्स हम उसको हाँ ना 0 1 इस तरीके से एक्ट करेंगे, वो चेक करना जरूरी होगा। तो यहां पर बात आती है स्टेट डायग्राम की। स्टेट डायग्राम का हम यूज करके जो टेस्टर है, वो जितने भी पॉसिबल इंटरप्ट्स आ रहे हैं और उनकी प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, उसके हिसाब से स्टेट डायग्राम को देख के वो जनरेट कर सकता है टेस्ट केसेस है। तो टेस्ट केसेस कैसे बनेंगे या टेस्ट को कैसे डिजाइन किया जाएगा, पहली चीज इसमें ये होगी कि क्या ये सारे इंटरप्ट हैं, इनकी जो प्रायोरिटीज हैं वो उनको असाइन की गई है, क्योंकि कई जो है प्रीएम्प्टिव होते हैं, कई नॉन प्रीएम्प्टिव होते हैं, उनको सही तरीके से हैंडल कर लिया है कि नहीं कर लिया आपने। क्या आपने हर एक इंटरप्ट की प्रोसेसिंग को ठीक से हैंडल किया है, अगर मान लीजिए एक्सेप्ट किया जाता है तो वो प्रॉपरली हैंडल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पूरा प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो प्रोसेसिंग है, प्रोसेस परफॉर्मेंस या प्रोसेसिंग टाइम है, हर एक इंटरप्ट हैंडलिंग प्रोसीजर की, क्या वो रिक्वायरमेंट से मैच कर रही है, रियल टाइम सिस्टम के रिक्वायरमेंट से मैच कर रही है। और जब एक साथ बहुत सारे इंटरप्ट आ रहे हैं, खास तौर पे बहुत क्रिटिकल टाइम पे, क्या वो फंक्शन या परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि रियल टाइम सिस्टम तो सारा इंटरप्ट का खेल है। चलिए साहब, ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।